हे गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं ऋषभ आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल ज्ञान सूत्रा एकेडमी पे। तो आपका स्वागत है कंप्लीट हिस्ट्री के सीरीज में, जिसमें हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। और आज हमारा टॉपिक है वैदिक एज। ये है लेक्चर नंबर 3। और इससे पहले मैंने 2 लेक्चर लिया है और एक पीवाईक्यू दिया है आपको, दैट इज ऑन स्टोन एज एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये हमारा थर्ड वीडियो, ऐसे तो थर्ड लेक्चर है लेकिन वीडियो नंबर 4 है इस सीरीज का। ये सीरीज आपको एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, बीपीएससी सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और ये एक ही वीडियो आपके जितने भी टॉपिक्स हैं वैदिक एज के, वो सबको कंप्लीट करने वाले हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। और चैनल पे न्यू हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। तो हम लोग बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात, वैदिक एज के बारे में अगर बात किया जाए तो वैदिक जो वर्ड है ये एक संस्कृत वर्ड है जो क्या है आपको वेदा से लिया गया, उसी से वैदिक एज पर आया हमारा। और वेद का मतलब होता है नॉलेज। वेद मींस नॉलेज, ज्ञान। ज्ञान जो होता है वो संस्कृत वर्ड वेद है। वेद का मतलब होता है ज्ञान, और उसी से ये जो वैदिक एज होता है ये आपको डेराइव किया गया है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के खत्म होने के बाद वैदिक सभ्यता की शुरुआत हुई थी। और इसे हम लोग वैदिक एज या फिर आर्यन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, क्योंकि आर्यंस, यहां पे जो मेजर लोग आपको इस ड्यूरेशन में मिलेंगे वो कौन थे, आपको आर्यंस थे। और आर्यंस जो है वो एक वर्ड से आता है जिसका मतलब होता है आर्य। आर्य का मतलब होता है आपको नोबल मैन। एक संस्कृत वर्ड है आपको जिसका जिसका मतलब नोबल मैन होता है, एक वाइज मैन होता है, उसे हम लोग कहते हैं आर्य। एक सुपीरियर मैन होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग आर्य बोलते हैं। अब आर्यंस का जो आपका थ्योरी है या उसका जो लोकेशन है, अभी तक ये आपको एक कंट्रोवर्शियल इशू बना हुआ है कि एक्चुअली में आर्यंस आए कहां से। क्या वो बाहर के देश से हैं, क्या वो इंडियन नेटिव्स हैं, या क्या वो इंडस वैली के ही लोग हैं जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के खत्म होने के बाद जो मूवमेंट कर लिया था उन्होंने नीचे की तरफ, क्या वही हैं। तो इसके बारे में अभी तक इशू जो है वो कंट्रोवर्शियल है। तो एक्चुअली में एक आपको हिस्टोरियन है मैक्स म्यूलर, इनके द्वारा कहा गया है कि ये कहां से आए हैं आर्यंस। तो आर्यंस आपको सेंट्रल एशिया से आए हैं। और सबसे ज्यादा माने जाने वाली थ्योरी वो कौन सी है, यही थ्योरी है कि वो सेंट्रल एशिया से आए हैं। उसके अलावा बाल गंगाधर तिलक, आपको पता है एक्सट्रीमिस्ट लीडर बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने बोला कि ये नॉर्थ पोल आर्कटिक रीजन से आए हुए हैं। और अपनी बुक द आर्कटिक होम इन दी वेदास में ये बताया है कि वो सभी लोग कहां से आए हैं, आर्कटिक रीजन से आए हैं। लेकिन इस थ्योरी को हिस्टोरियंस के द्वारा नेग्लेक्ट कर दिया गया है, बाल गंगाधर तिलक के थ्योरी के बारे में। तो अब इसके आगे हिस्टोरियंस का यह मानना है कि सेंट्रल एशिया में अलग अलग स्टेजेस से, अलग अलग वेव से ऐसा माना गया है हिस्टोरियंस का कि सपोज कि ये सेंट्रल एशिया है, सेंट्रल एशिया से आपको इंडिया के तरफ, ऊपर रशिया के तरफ, इधर यूरोप की तरफ, सभी तरफ आर्यन का माइग्रेशन आपको देखने को मिला है। तो कुछ पार्ट जो है वो इंडिया की तरफ आ गया, अफगानिस्तान की तरफ आ गया, कुछ पार्ट रशिया चले गया, कुछ पार्ट आपका यूरोप चले गया। और यूरोप, क्योंकि आपको पता होना चाहिए हिटलर जो है, हिटलर ऐसा माना जाता है कि हिटलर वाज ऑफ प्योर आर्यन रेस, वो आर्यन रेस का था। और वो आर्यन रेस को प्रोटेक्ट करने के लिए अपना अलग अलग हत्याएं की हैं उन्होंने। तो आपको ये पता होगा, आपने वर्ल्ड हिस्ट्री में ये 9th क्लास में जरूर पढ़ा होगा। तो एक्चुअली में बोगस काई इंस्क्रिप्शन जो कि टर्की का है, यहां पे 4 वैदिक गॉड्स के बारे में मेंशन किया गया। उनमें से 2 आपको इंद्र और वरुण है। अब क्योंकि हमारे वेदों में भी इंद्र और वरुण का चर्चा है, और ये जो इंस्क्रिप्शन है बोगास्काई इंस्क्रिप्शन जो कि तर्किन इंस्क्रिप्शन है, वहां पे आपको भगवान जैसे कि इंद्र और वरुण का आपको मेंशन किया हुआ है। इससे हमें यह पता चलता है कि हो सकता है कि आर्यंस जो है वो मेनली सेंट्रल एशिया से ही आए हैं। ये एक तरह से प्रूफ करता है कि वो सेंट्रल एशिया से आए हैं। अब सबसे पहले जब वो सेंट्रल एशिया से आए तो हमारे नॉर्दर्न फ्रंट प्रोविंस, अफगानिस्तान का इलाका और पंजाब, अब इसमें पाकिस्तान भी और आपका इंडिया का पंजाब, उस इलाके में उन्होंने
सेटलमेंट किया था, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सप्त सिंधु कहते हैं। सिंधु और उसकी 5 ट्रिब्यूटरीज, जिसे हम लोग होता है 6, और उसमें एक और आपको ऐड होता है सरस्वती, तो वो टोटल मिला के होता है आपका सप्त सिंधु। तो एक्चुअली में ये माना गया है कि उनका जो लोकेशन था वो कहां पे था, आपका सप्त सिंधु, और ये वैदिक एज का एक पार्ट है। अब वैदिक एज जो है वो 2 पार्ट में आपको डिवाइडेड है। पहला अर्ली, इसे अर्ली वैदिक पीरियड बोलते हैं या फिर ऋग वैदिक पीरियड बोलते हैं, क्योंकि वेदों में जो सबसे पहला वेद है ऋग्वेद, वो कब लिखा गया था, इसी समय में, ऋग्वेदिक पीरियड में, इसलिए हम लोग उसे कहते हैं ऋग्वेदिक पीरियड। ये 1500 से लेके 1000 बीसी तक है, और लेटर वैदिक पीरियड 1000 से लेके 600 बीसी तक। तो अगर मैं बात करूं वैदिक एज के हिस्ट्री के बारे में, तो वैदिक एज का हिस्ट्री कब से कब तक होगा, तो ऑलमोस्ट 1500 बीसी से लेके 600 बीसी तक, ये आपको है वैदिक एज का पीरियड। और मैंने बताया था आपको आईबीसी का, वो लगभग आपको 2500 से लेके 1750 आपको था बीसी में, वो आईबीसी का पीरियड था। अब वैदिक एज जो है वो एक तरह से क्या होता है, जब आपको एक ड्यूरेशन से, हिस्ट्री के एक टाइम फ्रेम से आप दूसरे टाइम फ्रेम की ओर बढ़ते हो, तो होता क्या है कि आपका जो थोड़ा सा ओवरलैपिंग होता है, तो न्योलिथिक एज का कुछ आपको चीजें, चालकोलिथिक एज का कुछ चीज आपको वैदिक एज में भी देखने को मिलेगा। तो क्योंकि ओवरलैपिंग से बनता है हिस्ट्री, ऐसा नहीं होता है कि एक बार इंडस वैली आया और टोटली खत्म, उसका कुछ अंश ही बचा हुआ नहीं है, चालकोलिथिक पीरियड आया सब कुछ खत्म, ऐसा नहीं होता है। वो स्लोली एंड ग्रेजुअली वो डेवलपमेंट होता है, उसमें कुछ अर्बनाइजेशन होता है, कुछ अलग अलग फैक्टर्स को ध्यान में रखते हैं, तो वो चेंजेस होता है। अब वैदिक पीरियड जो है, तो वो 2 पीरियड में इससे डिवाइड किया गया है, कि ये इस बताता है कि आपका सोसाइटी अर्ली में कैसा था और लेटर में सोसाइटी में, पॉलिटी में क्या चेंजेस आया, उस अनुसार हम लोग वैदिक पीरियड को अलग अलग भाग में पढ़ते हैं। तो पहली भाग को अगर हम पढ़ेंगे तो वो होता है अर्ली और ऋग्वेदिक पीरियड। उस पे आने से पहले कुछ हम लोग जान लेते हैं वेदास के बारे में, कि हम लोग को उनसे इंफॉर्मेशन क्या कैसे मिलता है। ये जो पीरियड है इसमें हम लोग को क्या सोर्सेज हैं जिससे हम लोग को इंफॉर्मेशन मिला है। एक्चुअली में यहां का जो बेसिक आपको लिटरेचर है वो धीरे धीरे कोर्स ऑफ टाइम जैसे होते चला गया, उस दौरान ही आपका हुआ, और जनरली ओरली पास हुआ, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, श्रुति बोलते हैं। श्रुति बोल के स्मृति याद रखना, श्रुति और स्मृति जो होता है इसके थ्रू ही गया आपको एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। मतलब स्टार्टिंग में ये सब कुछ भी नहीं था, आपको कोई लिखने का भी उतना आदमी को, इंसानों को नहीं था। तो बाद में जाके वेदास जो है वो बाद में कंपाइल हुए हैं आपको गुप्ता पीरियड में, लेकिन इसका जो कोर कॉन्सेप्ट है ये स्टार्ट हुआ था आपको वैदिक पीरियड से ही। तो बेसिक लिटरेचर जो है इसी तरह से उसका स्टार्टिंग हुआ, जो कि पहले बोल बोल करके जनरेशन टू जनरेशन पास किया गया, और उसी तरह द्वारा आपका है कि नाटक, रामलीला, अलग अलग चीज करके उससे क्या होता है, पास करता है कोई भी इंफॉर्मेशन। अब वेदास को अपौरुषेय बोलते हैं। अपौरुषेय मतलब अपुरुषीय, पुरुष नहीं है, मीन्स ये जो है मैन के द्वारा क्रिएटेड नहीं है, जबकि गॉड के द्वारा गिफ्टेड है। वेदास को हम लोग ये बोलते हैं। अब वेदास के बारे में डिस्कस करें तो वो 4 पार्ट में या 4 सेक्शन में आपको डिवाइड है। वेदास का 4 सेक्शन है। एक है आपको संहिता, जो कि वेदा है, वेदा का कलेक्शन है हिम्स का, जितना भी हिम्स जो कि आपका मंत्र है वो सब जो है उसका कलेक्शन कहां पे आपको है, संहिताज में है। अगला है ब्रह्मनाज, ये वेदा के एंड के बारे में बताता है, और इसमें सैक्रिफाइसेस और रिचुअल्स के बारे में आपको बताया गया है। अरण्यक्स, नाम से ही है अरण्य, अरण्य जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग फॉरेस्ट। तो जो ये फाइनल पोर्शन जो ब्रह्मनास का है उसे हम लोग अरण्यक्स बोलते हैं, और ये कहां पे आपको कंपोज किया गया है, तो ये फॉरेस्ट में आपको कंपोज किया गया है। और उपनिषद, उपनिषद तो मेनली आपको जो कंसेप्ट है वेदास का उसको सिंप्लीफाई करके आपको एक्सप्लेन करता है उपनिषद, और साथ ही साथ वेदा का एंड को भी हम लोग उपनिषद बोलते हैं। और ये जो है जो ज्ञान जो है जो पेड़ के नीचे आपको ऋषि मुनियों द्वारा दिया गया है उसे हम लोग उपनिषद ही कहते हैं, उपनिषद का ज्ञान देते थे वो लोग। उपनिषद को हम लोग वेदांत भी बोलते हैं, और टोटल 108 उपनिषद आपको हैं, और उसमें से ओल्डेस्ट जो है वो कौन सा है आपको, बृहदरण्यक। बृहदरण्यक उपनिषद जो है वो ओल्डेस्ट उपनिषद है। अब इसको उपनिषद तो आराम से याद रख सकते हो आप, 108 बार आप ओम का जाप करते हो, उस तरह से आप याद रख लो कि 108 क्या है आपको, उपनिषद है।
तो इससे आप याद रख सकते हो। उसके अलावा वेदास के बारे में बात करें तो 4 वेदास हैं, हम सभी को पता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो सबसे एक एक करके हम सबके बारे में डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका आता है ऋग्वेदा, ठीक है, सबसे पहला और ओल्डेस्ट आपको टेक्स्ट। इसमें क्या है, इसमें हिम्स का कलेक्शन है, ओल्डेस्ट टेक्स्ट इन दी वर्ल्ड है, ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड। इसे हम लोग कहते हैं फर्स्ट टेस्ट। अगर ये क्वेश्चन आया हुआ है आपको एग्जामिनेशन में कि फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड जो है वो किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं वेदास को। ओके, और टोटल 1028 हिम है इसमें और लगभग 10,580 वर्सेस हैं। कहीं कहीं 10,000, लगभग 10,600 वर्सेस भी देखने को मिलते हैं, लेकिन लूसेंट के अनुसार आपको क्या है, ऑलमोस्ट 10,580 वर्सेस आपको देखने को मिलते हैं। 10 मंडल में ये डिवाइडेड है और जो हिम्स है ऋग्वेद का उसे रिसाइड करने वालों को हम लोग कहते हैं होत्री। आपको ये याद रखना है, होतरा या होत्री कहते हैं उसको हम लोग, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो जो, अब वापस रिपीट करता हूं मैं, ओल्डेस्ट टेक्स्ट है वर्ल्ड का, 1028 हिम्स हैं, 10,580 वर्सेस हैं, 10 मंडल में डिवाइडेड हैं और जो हिम्स को पढ़ते हैं वो पंडित को हम लोग क्या बोलते हैं, तो होत्री बोलते हैं। जो 6 मंडल हैं उसमें सेकेंड से लेके 7 तक वो पहले बनाए गए हैं और बाद में आपको फर्स्ट, 9th और 10th मंडल को बाद में आपको ऐड किया गया। उसमें से लेटेस्ट जो आपको है वो है 5th और 10th मंडल, सॉरी फर्स्ट और 10th मंडल आपको सबसे लेटेस्ट है। अब कुछ मंडल के बारे में हम लोग को जानना है, तो पहला है थर्ड मंडल। थर्ड मंडल के बारे में आपको इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि यह बात करता है गायत्री मंत्र के बारे में। और किसके द्वारा लिखा गया है गायत्री मंत्र? विश्वामित्र के द्वारा। अब पता है गायत्री मंत्र आप सभी को पता होगा, ओम भूर्भुवः स्वः, ये है आपका गायत्री मंत्र। तो ये जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है? आपको विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया है। ओके, ये और किस मंडल में? तो थर्ड मंडल में आपको देखने को मिलता है। अगला है 9th मंडल, इंपॉर्टेंट है। ये लॉर्ड सोमरस, जिसको हम बोलते हैं सोमरस के बारे में और लॉर्ड सोम के बारे में हमें बताता है। ओके, 10th मंडल पुरुष सूक्त के बारे में आपको 10th मंडल बताता है। अब व्हाट इज पुरुष सूक्त? पुरुष सूक्त क्या है? आपको 4 डिवीजन जो होते हैं, आपको 4 डिविजन्स ऑफ कास्ट, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 डिवीजन के बारे में जो पुरुष सूक्त में आपको 10th मंडल में दिया हुआ है। एक्चुअली में ये जो 4 डिवीजन था वो कभी भी आपको बर्थ के हिसाब से नहीं था, जबकि ये किसके हिसाब से था? ऑक्यूपेशन के हिसाब से था। और इसके बारे में और डिटेल में हम लोग जानेंगे जब हम लोग और आगे वीडियो की ओर बढ़ेंगे। ओके, अब 7th मंडल की बात करें तो इस 7th मंडल काफी इंपॉर्टेंट है आपको। क्यों? क्योंकि इसमें 10 किंग्स के बैटल के बारे में आपको बताया गया है, जिसे हम लोग बोलते हैं 10 राज युद्ध। अब 10 राज युद्ध में क्या हुआ है? तो 10 राज युद्ध में आपको एक राजा, आपको कौन थे? राजा सुदास, जो कि भरत क्लैन के थे, और इसी भरत के नाम से ही आपको भारत नाम पड़ा है, भरत क्लैन के नाम से ही। ओके, और जो हमारा 10 राजा या 10 आपको ट्राइबल किंग्स के बीच में एक लड़ाई है और इसमें जीतता कौन है? तो राजा सुदास इसमें जीत जाते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा जो आपको ये किस रिवर किनारे हुआ था, ये भी क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो ये जो 10 राज युद्ध है ये आपको परुष्णी रिवर के पास हुआ है, परुष्णी रिवर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रावी। मैंने 10th मंत्र में बताया आपको कि 4 वर्ण में ये डिवाइडेड है, ब्राह्मणास, क्षत्रियास, वैश्य और शूद्र। तो इसके बारे में आपको पता ही है और आप सबको जानते हैं इसके बारे में। ब्राह्मणास जो है ये सब जो आपको, ये पहला चीज पुरुष सूक्त था जो आपको था, ये आपको जो ऋग्वैदिक पीरियड है इस समय में आपको कोई इतना रिजिडिटी नहीं था, इसमें इतना ज्यादा रिजिडिटी नहीं था। बाद में जा करके इसमें कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गया जब लेटर वैदिक पीरियड आया। उसके बाद जब ये आपको कास्ट सिस्टम बर्थ के हिसाब से होना स्टार्ट हो गया, तब से इसमें खामियां आना स्टार्ट हो गई, जो कि लेटर वैदिक पीरियड का देन है। ओके, अब देखो यहां हमने बात किया था पारुष्णी रिवर के बारे में। तो पारुष्णी जो है वो एक वैदिक नेम है रावी रिवर का। तो अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग जितने भी पुराने नाम हैं उनको जानेंगे और उस रिवर के बारे में जानेंगे कि अभी प्रेजेंट डे में उसे क्या कहते हैं। सो
सबसे पहले सिंधु, आपको मैंने बताया है सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो सिंधु किसका नाम है भाई? इंडस रिवर का नाम है, और फ्रीक्वेंटली मेंशन रिवर है आपको ऋग्वेद में। ऋग्वेद अगर आप देखोगे तो इंडस रिवर बार बार आपको मेंशन किया गया है। पारुषणी कहां पे? रावी रिवर से बोलते हैं हम लोग, और यहीं क्या हुआ था आपको? बैटल ऑफ 10 किंग्स, 10 राजाओं का युद्ध, है कि नहीं। अब अश्किनी, अश्किनी आपको कौन सा है? चेनाब रिवर। ओके, अब देखो सिंधु है इंडस रिवर, पारुषणी है आपको रावी रिवर। अब आप देख सकते हो, याद रख सकते हो इसको पीआर से, कि पीआर टीम होता है ना आपको, पीआर, पारुषणी रावी, पीआर टीम है। ओके, पारुषणी और रावी। अब चेनाब का क्या है आपको? अस्किनी। तो इसको याद रखते हो आप सीए से, सीए बनते हैं लोग ना, सीए। ओके, तो सीए क्या हो गया? चार्टर अकाउंटेंट नहीं, चेनाब और अस्किनी, चेनाब और अस्किनी। उसके अलावा झेलम रिवर, ये इसका नाम क्या था? वितस्ता, वितस्ता। और यहीं पे एक बैटल हुआ था, बैटल ऑफ वितस्ता, जो किसके बीच हुआ था? सिकंदर, दैट इज अलेक्जेंडर, और आपको पोरस के बीच में। इसके या फिर इसको बोलते हैं बैटल ऑफ हाइडस्पेस। तो ये आपको आगे मैं पढ़ाऊंगा इसके बारे में। ओके, और ये जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट रिवर है, झेलम का वितस्ता। ओके, अगला है सतलज का सतुदरी। तो एस से एस, सतुदरी और सतलज, ये आप याद रख सकते हो। उसके अलावा नेक्स्ट रिवर है आपको बिपाशा। ओके, बिपाशा किसका नाम था? बियास रिवर का। तो आपको पता है ये सब इंडस की ट्रिब्यूटरी हैं, रावी, चेनाब, झेलम, सतलज, बियास, ये सब क्या हैं? इंडस के ट्रिब्यूटरी हैं, और वो वहां पे फ्लो करता है। ये कहां फ्लो करता है आपको? हिमाचल प्रदेश और पंजाब में आपको फ्लो करता है। कौन? बियास रिवर। उसके अलावा उसके बाद है कुभा, कुभा रिवर। तो कुभा रिवर किसका नाम था? तो काबुल रिवर का नाम था। कुभा किसका नाम था? काबुल रिवर का नाम आपको कुआ था। ओके, उसके अलावा एक रिवर था स्वात रिवर, जो कि अभी मॉडर्न डे पाकिस्तान में है। उसको हम लोग बोलते हैं सुवस्तु, सुवस्तु रिवर। ओके, और एक है आपको गोमल, गोमल रिवर है, ये गोमती, ठीक है। इसका मेंशन आपको लेटर वैदिक पीरियड में आपको रेफरेंसेस इस रिवर का मिलता है आपको। और एक है आपको कुर्रम रिवर, जो पहले कुर्रम रिवर था, ठीक है, पहले अभी के समय में कुर्रम रिवर है, जो कि आपको खैबर पख्तूनवा, ये रीजन पाकिस्तान का वहां देखने को मिलता है, और पहले उसका नाम था कुरुमा। तो ये कुछ कुछ रिवर आपको याद रखने। उसके अलावा एक और रिवर है घग्घर रिवर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? दृष्टवती, दृष्टवती रिवर इसको पहले बोला जाता था, अब इसका नाम क्या है? घग्घर। तो ये जो आपको है, जिसे आपको अच्छे से याद करना है। ओके, अब ऋग्वेद के बारे में हम लोग ने सब कुछ जान लिया कि उसमें 1028 हिम्स हैं। उसके थर्ड मंडल के बारे में, सेवेंथ मंडल के बारे में, नाइन्थ के बारे में और 10th मंडल के बारे में, हर एक चीज के बारे में हमने अच्छे से जान लिया। और ऋग्वेद में जो भी पुराने रिवर्स थे उसके बारे में हमने पढ़ा। अब हम लोग अपना नेक्स्ट वेद जो कि है शाम वेद के बारे में जानते हैं। तो शाम वेद जो है वो ओल्डेस्ट बुक है म्यूजिक का, ठीक है। शाम से आप याद रखते हो कि सारे गामा, शाम से सारे गामा आप याद सकते हो, दैट मीन्स साम वेद किसके लिए है? म्यूजिक के लिए है। और सबसे छोटा वेद है, जितने भी वेद हैं चारों वेद में से सबसे छोटा कौन सा है? साम वेद। इसमें आपको मेलोडीज, चैंटिंग मेलोडीज सुनने को मिलेंगे। ये जो है इंडियन म्यूजिक के लिए काफी इंपॉर्टेंट वेद है। और साम वेद का जो आपको हिम्स है वो किसके द्वारा गाया गया है, रिसाइट किया गया है? तो उदगात्री, जैसे वो था होत्री, ऋग्वेद में आपको होत्री और सामवेद में उदगात्री, इसे आपको ध्यान रखना है। अगला है यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है वो क्या है? वो से आप वाई से यजुर्वेद, और वाई से आप यो से याद रखते हो यज्ञ। तो यज्ञ करना, सैक्रिफाइसल प्रेयर करना, ये सब आपको यजुर्वेद में आता है। तो यजुर्वेद को आप याद रखते हो यज्ञ से। तो इसमें क्या होता है? प्रेयर्स होता है, सैक्रिफाइस, आपको आहुति दी जाती है। और इसमें आपको जो भी वर्ड है वो प्रोज और वर्सेस में, प्रोज गद और पद में आपको देखने को मिलते हैं। उसके अलावा इसके जो हिम्स को बोला गया या गाया गया है वो है अदवर्यूज, अदवर्यु। अब अर्धवर्यु जो है वो यजुर्वेद, उदगात्री सामवेद और होत्री ऋग्वेद, तीनों को आपको अच्छे से याद रखना है। उसके अलावा यजुर्वेद जो है वो दो पार्ट में आपको डिवाइड है, एक है शुक्ल यजुर्वेद और एक है कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल होता है व्हाइट
और कृष्ण होता है ब्लैक। इसके बारे में उतना जानना नहीं है आपको, इसलिए मैं बताने जा रहा हूं। एक होता है शुक्ल यजुर्वेद, एक होता है कृष्ण यजुर्वेद, ये इसका पार्ट है यजुर्वेद का। अगला अथर्ववेद, आखिरी वेद। अब ये वेद जो है ये मैजिकल फॉर्मूलाज और वर्ल्ड जो कि फॉर्मूला से तंत्र मंत्र का विद्या जो कि एवल को दूर भगाएगा, स्पिरिट्स और डिजीज को दूर भगाएगा, इसके लिए यूज किया जाता है। ये क्या था आपको? अथर्ववेद। ये आखिरी वेद है जो कि ऐड हुआ है लिस्ट ऑफ वेदास में। लंबे समय तक इसे ऐड भी नहीं कर रहे थे, लेकिन बाद में जाके ये वेद कैटेगरी में ऐड हुआ है। ये बुक ही है मैजिकल फॉर्मूलाज का। ओके, तो ये चारों वेद के बारे में आपको समझ में आ गया। अब अगला बात जो हम लोगों ने बताया था कि जो आपका वैदिक लिटरेचर है, एक मैंने बताया आपको वेदास के बारे में, अगला मैंने बताया आपको ब्रह्मनास के बारे में, अगला उपनिषद के बारे में। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं ब्रह्मनास के बारे में। ओके, तो कुछ इंपॉर्टेंट ब्रह्मनास के बारे में आपको ध्यान रखना है, आपको याद रखना है उसके बारे में, जो कि मैं आपको बताने वाला हूं। बस उतना आप याद रखो, आपको क्वेश्चन इससे एग्जामिनेशन में जरूर पूछा जाएगा। तो ऋग्वेद के कुछ इंपॉर्टेंट ब्राह्मणास हैं। एक है आपको ऐत्रीय ब्राह्मण, एक है आपको शाक्य ब्राह्मण। शाक्य ब्राह्मणा और ऐत्रीय ब्राह्मणा, ये आपको ध्यान रखना है किसके लिए? ऋग्वेद के लिए। ओके, इसे याद रखते RAS। RAS एग्जामिनेशन होता है, राजस्थान सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है RAS। ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। सॉरी, ऋग्वेद में कौन सा है? आपको ऐत्रीय ब्राह्मण और शाक्य ब्राह्मण, आपको याद रखना है। अगला है यजुर्वेद। यजुर्वेद में सबसे ओल्डेस्ट और सबसे लार्जेस्ट ब्राह्मणा है जो कि है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण आपको किसमें है? आपको यजुर्वेद में है। और एक और है आपका, इसका नाम है तैत्रीय ब्राह्मण। तो दो आपको याद रखना है किसमें? यजुर्वेद में। एक है शतपथ ब्राह्मण, एक है तैत्रीय ब्राह्मण। तो यजुर्वेद में ये दोनों आपको याद रखने हैं। सामवेद में आपको तीन याद रखने हैं। एक है आपको छांदोग्य, एक है पंचविश और एक है जैमिनीय। ये तीनों को आपको याद रखना है किसमें? सामवेद में। और अथर्ववेद में एक इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है गोपथ। अथर्ववेद में कौन सा है? गोपथ ब्राह्मण। तो ये कुछ आपको इंपॉर्टेंट ब्राह्मणास है जो कि आपको याद रखने हैं। ऋग्वेद में ऐत्रेय और शाक्य, यजुर्वेद में शतपथ और तैत्रीय, शाम में छांदोग्य, पंचविश और जैमिनीय, और अथर्ववेद में गोपथ ब्राह्मण। आई होप आपको क्लियर है। और इसका आपको पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल, नीचे हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां जाओगे आपको इस वीडियो का पीडीएफ इसमें मिल जाएगा। ओके, अब हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट उपनिषद के बारे में। अब इसके बाद क्या है? हमारा उपनिषद आता है। तो उपनिषद में आपको चार बताऊंगा जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, और आपको एग्जामिनेशन में इससे एक क्वेश्चन तो देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो सबसे पहला हमारा उपनिषद कौन सा है? वो है आपको मुंडक उपनिषद, मुंडको उपनिषद। अब ये जो है एग्जामिनेशन में काफी बार पूछा गया है कि सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते आपको लिया गया है मुंडको उपनिषद से, आपको लिया गया है क्या? सत्यमेव जयते। अगला आपको है कठोपनिषद। ठीक है, कठोपनिषद जो है ये यम भगवान, यम जो है वो भगवान है आपको डेथ के, यमराज जिसको हम बोलते हैं यम। ठीक है, यम है हम। ओके, तो यम का कहानी जो, और नचिकेता एक 12 साल के लड़के का कहानी है जो कि अपना घर छोड़ दिया। किसके लिए? क्यों? कि उसको डेथ और उसका मीनिंग और उसके बियॉन्ड का मीनिंग जानने के लिए था। तो ये कन्वर्सेशन है यम और नचिकेत के बीच में, और यही है आपका कठोपनिषद में, आपको इसे ध्यान रखना है। ओके, अगला है बृहदरण्यक उपनिषद, ओल्डेस्ट उपनिषद। ये क्या है? बृहदरण्यक उपनिषद है। जो ओल्डेस्ट उपनिषद है वो यही है, और इसमें आपको एक फ्रेज मिलता है तमसो मा ज्योतिर्गमय। ये बचपन में आपने संस्कृत में जरूर पढ़ा होगा, तमसो मा ज्योतिर्गमय। इसका मतलब होता है मां मुझे डार्कनेस से, अंधेरे से रोशनी की ओर ले चलो। तो इसका मैंने इंग्लिश में मतलब भी लिखा है कि इट लीड अस फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट और लीड अस फ्रॉम इग्नोरेंस टू ट्रूथ। मतलब जो हम इग्नोर करते हैं हर एक चीज को, जो हमारा झूठ है, अंधेरा है, उससे हमें सच की ओर लेके जाना है आपको। तो इस फ्रेज का मतलब है, और ये इसी से लिया गया है, बृहदरण्यक उपनिषद। ओके, और नेक्स्ट इज महाउपनिषद। महाउपनिषद में वासुदेव कुटुंबकम। ओके, वासुदेव कुटुंबकम जो है, होल वर्ल्ड इज अ फैमिली,
ये G20 का आपका थीम भी था, है कि नहीं, जो इंडिया में हुआ था 2023 में जो G20 हुआ था उसका थीम भी था वासुदेव कुटुंबकम। पूरा दुनिया जो है हमारा फैमिली है। ये कहां से लिया गया है? तो ये महा उपनिषद से लिया गया है। तो ये 4 उपनिषद आपको अपने दिमाग में बैठा लेने हैं। एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे और आप इसका आंसर दे के आओगे, ये मेरा विश्वास है आपके लिए, तो है कि नहीं। अब अगला एक होता है पुराण। अब पुराण जो है वो कितना है? तो पुराण 18 पुराण है। और सबसे पहला पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण है, जो कि व्यास ऋषि के द्वारा लिखा गया है कि नहीं। तो ये एक इंपॉर्टेंट था पुराण के बारे में। उसके अलावा और भी बहुत सारे पुराण हैं, जैसे कि भागवत पुराण है, विष्णु पुराण है, वायु पुराण है, ब्रह्मंड पुराण है। तो मीन्स अलग अलग पुराण है आपको देखने को मिलते हैं 18 पुराण। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है मत्स्य पुराण में, जो कि सेज व्यास के द्वारा लिखा गया है। और सबसे अगर बेहतरीन है तो वो भागवत पुराण जो है वो सबसे बेहतरीन है आपको पुराणों में। ओके, नाउ 2 महाकाव्य भी है। अब ये सब मैंने क्यों बताया? क्योंकि ये सब इंफॉर्मेशन दे रहा है हम लोग किसके बारे में? वैदिक कल्चर के बारे में। तो वैदिक लिटरेचर, वैदिक जो आपको एज है उसमें लिटरेचर का बड़ा योगदान है। क्योंकि अब हम लोग ने पढ़ लिया था, आईबीसी में हमने पढ़ा नहीं था लिटरेचर को, लेकिन अब हमने पढ़ लिया है। तो इसलिए जो हम लोगों ने पढ़ा उसी को हम लोगों ने जानने की कोशिश की। इसलिए हर एक सोर्स जो है ये लिटरेरी सोर्स इसमें काफी ज्यादा देखने को मिलता है। तो 2 महाकाव्य एपिक्स हैं, एक है रामायण और एक है महाभारत। तो रामायण आप सभी को पता है वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है, और इसे हम लोग क्या कहते हैं? आदि कवि भी कहते हैं। ओके, और ये ओल्डेस्ट एपिक है आपको दुनिया का। दुनिया का ओल्डेस्ट एपिक कौन सा है आपको? तो रामायण है। किसके द्वारा लिखा गया है? वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है। अगला है महाभारत। पता है आपको, कौरव और पांडवों की कहानी, जो कि किसने लिखा है? वेद व्यास ने लिखा है। और इसका एक्चुअल में पुराना नाम क्या था? इसका पुराना नाम था आपको जय या जय संहिता। ओके, जो महाभारत है हमारे, लगभग मोर देन 1 लाख श्लोक, ओरिजिनली 8800 थे श्लोक इसमें जो जय संहिता में थे। उसके बाद 24,000 श्लोक, मतलब 1 लाख श्लोक आपको लगभग इसमें डाले गए हैं। किसमें? आपके महाभारत में। और अगर मैं बात करूं रामायण के, तो रामायण में लगभग प्रेजेंट में अभी आपको 24,000 श्लोक देखने को मिलेंगे। और जब इनिशियली स्टेज था उस समय आपको लगभग 6,000 श्लोक थे। अब इसमें एडिशन हुआ है। तो और ये लगभग 7 कांड में अभी हम लोग डिवाइड करते हैं इसको, जो उसमें पहला कांड और 7वां कांड, जो कि आपका आखिरी आपका एडिशन है, अगर आपने रामायण पढ़ा होगा तो। ठीक है, और सबसे मैं उम्मीद करता हूं कि हर एक इंसान को रामायण और महाभारत पढ़नी भी चाहिए, है कि नहीं। नेक्स्ट, उपवेद। अब वेदों के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन, जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, वो उसके उपवेद से मिलते हैं। वो बताते हैं कि उस वेद में एक्चुअली में क्या था, तो वो उसके उपवेद में छिपा हुआ है। तो पहला जो है वो क्या है आपको? आयुर्वेदा। आयुर्वेदा किसके लिए? ऋग्वेद के लिए। अगला है गंधर्व वेद। ये किसमें? सामवेद में देखने को मिलेगा आपको, ये इसका उपवेद है। धनुर्वेद, धनुर्विद्या के बारे में, आर्चरी के बारे में किसकी में देखने को मिलेगा आपको? यजुर्वेद। और शिल्प वेद या अर्थवेद जो कि साइंस ऑफ क्राफ्ट और वेल्थ है, जो कि आपको किसके द्वारा लिखा गया है? तो विश्वकर्मा के द्वारा। ठीक है, विश्वकर्मा के द्वारा आपको लिखा गया है। विश्वकर्मा के द्वारा आपको लिखा गया क्या? शिल्प वेद, जो किसका पार्ट है? अर्थवेद का पार्ट, अथर्ववेद का पार्ट है। और गंधर्व वेद जो है वो म्यूजिक का वेद है। और आयुर्वेद आप सभी को पता है कि वो मेडिसिन से रिलेटेड है। अब इसके अलावा कुछ फिलॉसफी भी दिया गया था आपको, जिसमें 6 स्कूल से इंडियन फिलॉसफी के, जिसको हम लोग बोलते हैं दर्शन, दर्शन शास्त्र। हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? दर्शन शास्त्र। ये क्वेश्चन क्यों बताया जा रहा है? एग्जामिनेशन में बार बार पूछा गया है ये, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं इसके बारे में। तो 6 दर्शन है। पहला है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन में किसके द्वारा लिखा गया है? कपिल मुनि के द्वारा लिखा गया है। ओके, और इसमें ये जो है आपको सांख्य सूत्र के बारे में, इसका बेसिक नाम क्या है, सांख्य सूत्र के बारे में बता रहा है। अब इसके बारे में डिटेल नहीं बताऊंगा, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, लेकिन इसमें सिर्फ आपको उसका नाम जानना है कि योग दर्शन किसके द्वारा? तो पतंजलि के द्वारा। न्याय दर्शन गौतम मुनि के द्वारा। वैशेषिक दर्शन कनाद मुनि के द्वारा। पूर्व मीमांसा जैमिनी के द्वारा। उत्तर मीमांसा बदरायन के द्वारा। ये 6 के 6 आपको याद रहने चाहिए। ओके,
तो भाई सांख्य जो है वो कपिल मुनि है, सांख्य दर्शन कपिल मुनि, योग पतंजलि, न्याय गौतम, वैशेषिका कनाद, पूर्व जैमिनी और उत्तर मीमांसा बदरायन। ये 6 के 6 आपको याद होने चाहिए। अब बहुत सारे हिम्स जो है ऋग्वेद में लिखे गए हैं वो वुमेन के द्वारा भी लिखे गए हैं। ये शो करता है कि वुमेन का पोजीशन वहां पे काफी अच्छा था स्टार्टिंग पीरियड में। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रह्मवादिनी भी कहते थे जिन्होंने लिखा है। और उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो कि आपको काफी ज्यादा फेमस है, एक है लोपामुद्रा, एक है विश्वकर्मा, एक है शिखा, निवावड़ी और घोष। इन सब का नाम काफी फेमस है, जिनमें से लोपामुद्रा सबसे ज्यादा फेमस है। क्यों? ये ऋषि अगस्त ऋषि की वाइफ थी। ओके, लोपामुद्रा। अब यहां से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना ऋग्वेदिक पीरियड। ओके, सो ऋग्वेदिक पीरियड जो है वो कब से कब तक है, मैंने बताया आपको, है कि नहीं, कि अलग अलग समय, जो 2 समय हमने बताया, 1500 से 600 था आपका वैदिक कल्चर। उसमें से जो 1500 से 1000 के आसपास है आपको, वो कौन सा है आपको, ऋग्वेदिक पीरियड है। 1500 से 1000 तक आपको ऋग्वेदिक पीरियड है। अब इसका ओनली सोर्स, जो नॉलेज का सोर्स है, वो कौन है, हमारा ऋग्वेदा है। इसलिए हम लोग अर्ली वैदिक पीरियड बोलते हैं या फिर ऋग्वेदिक पीरियड भी कहते हैं। जो एरिया आपको था इस समय का, आपको मैंने बताया कि आर्यंस आए थे और सब सिंधु, जो आपका पंजाब नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर रीजन है, पूरे उधर आपको अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पंजाब, कुछ पार्ट आपको हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, इन सब का पार्ट आपको था उस समय, वहां पे वो लोग रहते थे। तो उस समय 2 माउंटेन थे, एक था आपको हिमवत और एक था आपको मुंजवंत। ठीक है, अब इन दोनों का आपको जिक्र जो है वो ऋग्वेद में दिया हुआ है। तो हिमवत किसको कहते थे, तो हिमालय को, और मुंजवंत किसको कहते थे, तो हिंदू कुश माउंटेन। ओके, तो ये 2 मेजर माउंटेन था उस समय का। ऋग्वेद जो है लगभग 40 रिवर के बारे में मेंशन करता है, 40 रिवर के बारे में। उसमें से मैंने आपको बताया कि सप्त सिंधु के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया। इसमें क्या क्या था, इसमें आपको इंडस रिवर था और साथ ही साथ उसका 5 ट्रिब्यूटरी मैंने बताया था आपको, वितस्ता, अश्किनी, विपासा, पारुष्णी और सतुद्री। अब कौन कौन से आपको सबको पता ही होगा, मैंने बताया था आपको, एस से याद रखो, सतुद्री है तो क्या है आपको, सतलज है। अस्किनी देखो, सी ए अस्किनी से क्या हो गया आपको, चिनाब, चिनाब का अस्किनी हो गया। पारुषिनी क्या है, पीआर टीम, तो पीआर टीम क्या हो गया आपको, रावी, पारुषिनी। विपासा तो बियासी है, और वितस्ता क्या है आपका, झेलम है, रिवर है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। ओके, और यही 5 ट्रिब्यूटरी था, और साथ में सरस्वती, सरस्वती जो नदी है ये भी साथ में थी। मीन्स सब सिंधु में इंडस, उसके 5 ट्रिब्यूटरी और सरस्वती, ये सब मिला के क्या बनता है आपका, सप्त सिंधु। ओके, नाउ ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार मेंशन किस रिवर का है, तो वह है सिंधु रिवर का सबसे ज्यादा। सबसे पवित्र रिवर, पायस रिवर किसको माना जाता है, तो सरस्वती को। गंगा का जिक्र 1 बार है, यमुना का जिक्र 3 बार है। इसका साफ साफ मतलब यह था कि स्टार्टिंग में जो सिविलाइजेशन था वो कहां आपको मेनली, अगर मैं इंडिया का मैप बनाऊं तो मेनली इस रीजन में ही आपको देखने को मिल रहा था। जो उसका, जो वहां पे वो लोग रहते थे, कहां रहते थे, यहां रहते थे वो लोग मेनली। अब सोसाइटी की बात की जाए ऋग्वेदिक की, तो 4 वर्ण में डिवाइडेड था सोसाइटी, जैसा मैंने बताया। लेकिन ये 4 वर्ण बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन थे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अगर 4 आदमी आपके ही परिवार में हैं तो हो सकता है एक आपको ब्राह्मण हो, एक आपको शूद्र हो, एक आपको क्षत्रिय हो और एक आपको वैश्य हो, उसके काम के अनुसार। क्योंकि ब्राह्मण को हम लोग बोलते थे कि जो टीचर और प्रीस्ट है वो ब्राह्मण था, जो रूलर्स वगैरह था, जो एडमिनिस्ट्रेटर था, उसका क्या था, क्षत्रिय। जो फार्मर्स, मर्चेंट्स, बैंकर्स था वो कौन था, वैश्य। और जो लेबर था वो कौन था, तो शूद्र। मींस एक घर में 4 वर्ण हो सकते हैं आपको। तो ऑक्यूपेशन बेस्ड था आगे किसमें, ऋग्वेदिक पीरियड में। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड जैसे गया ये चेंज हो गया। अब अगली बात करते हैं, एग्रीकल्चर तो यहां प्रोमिनेंट था, एग्रीकल्चर ही चलता था। सोसाइटी पैट्रियार्कल था, नॉट मैट्रियार्कल, पिता का सबसे ऊपर का कंडीशन था। लेकिन यहां पे आपको जो वुमेन का कंडीशन था वो काफी अच्छा था।
जो कि डिटोरिएट करना स्टार्ट हुआ लेटर वैदिक पीरियड से। यहां पे कोई चाइल्ड मैरिज का एविडेंस नहीं है। विडो मैरी कर सकते हैं, लेकिन यंगर ब्रदर ऑफ हर डिसीज्ड हस्बैंड, मींस जो हस्बैंड का छोटा भाई है उससे शादी विडो कर सकती है, मींस विडो रीमैरिज भी अलाउ था। और इस टर्म को हम लोग नियोग कहते हैं, नियोग। ओके। और इसके अलावा काव, काव गाय जो है वो कंसिडर किया जाता था किसके पास कितना काव है, उससे पता चलता है कितना उसके पास धन है। और काव को बोला जाता था अघन्य। अघन्य का मतलब होता है जो ना मारा जाए, जो ना मारे जाने योग्य हो। और जो भी काव को मारता था उसके लिए अलग से सजा दी गई थी ऋग्वेद में। उसके अलावा एक टर्म आता है गोमत। गोमत होता है जो बहुत सारे गायों को रखता है, उसे हम लोग कहते हैं गोमत। इसके अलावा इस सोसाइटी में अल्कोहलिक ड्रिंक्स, जिसको हम लोग कहते हैं सूरा और सोम, इसे भी कंज्यूम किया जाता था। ओके। नाउ अब हम पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में किस तरह से डिवाइडेड था आपका सोसाइटी। ओके। तो सबसे पहले जो फैमिली लेवल में था वो था आपका कुल। कुल मतलब हो गया फैमिली, और फैमिली का जो हेड होगा उसे हम लोग कहेंगे कुलप। क्या बोलेंगे? कुलप। अगला कुल, जब आप घर से निकलोगे कहां जाओगे? गांव जाओगे, तो सेकेंड जो आपका चरण है वो है ग्राम। ग्राम का हेड कौन है? तो ग्रामिनी। अगला कौन? ग्राम के बाद क्या? ग्राम के बाद गांव का और जितना आदमी है वो, तो उससे हम लोग कहते हैं विश। विश का मतलब होता है क्लैन। क्लैन का लीडर कौन? तो विशपति। उसका हेड कौन? विशपति। उसके बाद था आपको जन। अब यही जन जो है वो बाद में जाके जनपद हुआ। जनपद जो जाके बाद में महाजनपद हुआ। तो इसके बाद का जो टॉपिक हमारा है महाजनपद वगैरह का टॉपिक, वो इसी से आपको आ रहा है। जन का मतलब होता है पीपल, और जन का मतलब होता है पूरा राज्य एक तरह से। उसे हम लोग कहते हैं गोप या गोपति। उसका हेड क्या बोलते हैं हम लोग? गोप या गोपति। और उसके ऊपर सबसे टॉप पे था राष्ट्र, कंट्री। कंट्री का राजा कौन था? तो राजन। उसका हेड कौन था? तो राजन। तो इस तरह से आपको डिवाइडेड था पॉलिटी। इसका ये था यूनिट आपको पॉलिटी का। अब यहां मोनार्की था तो बिल्कुल प्रेवलेंट था, लेकिन नॉन मोनार्कियल पॉलिटीज भी यहां देखने को आपको मिलते हैं। यहां पे इलेक्टिव मोनार्की था, लेकिन वो बाद में जाके आपको हेरिडिटी, ठीक है, हेरिडेटरी हो गया, आपको मींस वंशानुगत हो गया, आपको वंश के अनुसार आपको चलना स्टार्ट हुआ। ऋग्वेद जो है कुछ असेंबलीज के बारे में बताती है, जैसे कि सभा, समिति और विधाता। अब ये असेंबलीज क्या है? सभा वो असेंबली है जहां पे प्रिविलेज लोग, ओल्ड एज पीपल जाएंगे, जो कि गांव के हेड है, मुखिया हैं, वो सब जाएंगे आपको कहां पे? वो कम्युनिटी, उसका कम्युनिटी है सभा। समिति कॉमन इंसान का कम्युनिटी, और विधाता किसके लिए था? रिलीजियस पर्पस के लिए आपको था। ओके, मैं एक मिनट पानी पी लेता हूं। ओके, सो सभा, समिति और विधाता। सभा किसके लिए? प्रिविलेज लोगों के लिए, जो ओल्ड एज पीपल हो गए, या फिर जो जिस समाज में जिनका दर्जा ऊपर था। समिति कॉमन आदमी के लिए, और विधाता रिलीजियस पीपल के लिए। और इसमें क्या वुमेन का एंट्री अलाउड था? तो भाई वुमेन का एंट्री बिल्कुल ही अलाउड था इसमें, जो कि लेटर वैदिक पीरियड में नहीं रहा। नाउ अब बात करें अगर रिलीजन के बारे में, तो नेचर को तो वर्शिप करते ही थे। वो स्टार्टिंग था आपको स्टोन एज से ही, आईबीसी में भी किया, और यहां पे भी आपको नेचर को वर्शिप किया जाता था। इन्होंने 33 गॉड बनाए, 33, ठीक है। और उनमें से पृथ्वी, अग्नि, सूर्य, वरुण, इंद्र, ये सब फेमस गॉड थे आपको, ठीक है। और इंद्र जो है उसे हम लोग कहते हैं पुरंदर। इंद्र कौन है आपको? पुरंदर हैं। और इसका मतलब होता है डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स। ये कौन है आपको? इंद्र है। और ये से इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड्स भी आपको कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ऋग्वेदिक में जो हिम्स दिया हुआ है उसमें 250 हिम्स, 250 जो आपको हिम्स हैं वो किसके लिए है? तो वो आपको इंद्र भगवान के लिए है। इसलिए इंद्र को सबसे क्या बोला जाता है? सबसे इंपॉर्टेंट गॉड आपको बोला जाता है। अगला है आपको अग्नि भगवान। अग्नि भगवान को ऐसा माना जाता था कि वो इंटरमीडिएट थे किसके बीच में? ह्यूमन और गॉड के बीच में। अगर भगवान से मिलना है तो अग्नि को आपको आहुति देनी पड़ेगी। तो
अग्नि का काफी ज्यादा महत्व था आपको हिंदू कल्चर में। तो और इसका जिक्र जो है लगभग 200 बार आपको 200 हिम्स देखने को मिल रहे हैं जो कि इनके ऊपर डेडिकेटेड है। अगला है सावित्री। सावित्री थी गॉड ऑफ लाइट, और ये सावित्री वही हैं जिनके लिए गायत्री मंत्र आपको किया जाता है। थर्ड मंडल, ओके। रुद्र, रुद्र थे गॉड ऑफ एनिमल्स। अगला अदिति, अदिति थी मदर ऑफ गॉड्स। गॉड की मां कौन थी? अदिति। और यम कौन थे? गॉड ऑफ डेथ। तो यहां तक हम लोग कंप्लीट करते हैं अपना ऋग्वेदिक पीरियड। और ऋग्वेदिक पीरियड में आखिरी पॉइंट आप याद रखिएगा, तो पोएट्री कैसी थी? तो ऑस्ट्रे कलर पोएट्री थी। ओसीपी का यूज किया जाता था आपको ऋग्वेदिक पीरियड में। ओके, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट थीम, दैट इज लेटर वैदिक पीरियड। अब जो बाकी बचे 3 वेद हैं ऋग्वेद के बाद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये तीनों इसी पीरियड के दौरान लिखे गए थे। उसके अलावा आर्यंस जो है अपना एक्सपेंशन जो कि सब सिंधु में थे, उससे वो पूरे नॉर्थ इंडिया में फैल गए। यमुना द्वाब, गंगा यमुना द्वाब की तरफ तो फैले ही, उसके आगे भी गए, डेक्कन इलाका में भी आपको पहुंच गए थे। तो ये सब वहां पे उस समय इन्होंने किया। ओके, और एक्सपेंशन क्यों पॉसिबल हुआ? क्योंकि इस समय आयरन की खोज हो गई थी, आयरन एज स्टार्ट हो गया था। आयरन के वेपन से, हॉर्सेस का इस्तेमाल करके वो लोग एक्सपैंड किए अपने आप को। और उस समय आयरन को हम लोग कहते थे कृष्ण या श्याम अयस। कृष्ण मतलब होता है काला, श्याम, श्याम मतलब काला होता है आपको, और आयरन अयस इसको बोलते हैं। कृष्ण और श्याम अयस हम लोग आयरन को कहते हैं। ओके, नाउ अब यहां के पॉलिटी के बारे में बात करें, मींस लेटर वैदिक पीरियड के, तो यहां पे लार्ज किंगडम्स थे। यहां पे दिया गया है आपको थ्योरी ऑफ डिवाइन ओरिजिन ऑफ किंगशिप। अब इसका मतलब क्या होता है? डिवाइन ओरिजिन ऑफ किंगशिप किससे आया है? पहली बात, ये तैत्तिरीय ब्राह्मण से। मैंने बताया आपको ब्राह्मण के बारे में, किसके बारे में? तैत्तिरीय ब्राह्मण के बारे में। ये किस वेद में था आपको बताना है। आप याद करो किस वेद में था। तो ये किस में था? यजुर्वेद में। कहां पे था आपको? यजुर्वेद में आपको तैत्तिरीय ब्राह्मण था। तो डिवाइन ऑरिजिन ऑफ किंगशिप ये है कि किंग को किसने भेजा है? तो खुद भगवान ने नियुक्त किया है, और इसका सम्मान हम सभी को करना पड़ेगा। बोलने का मतलब है कि ये सुप्रीम लीडर एक तरह से हो गए भगवान के बाद। कौन? आपके किंग। अब जितना भी कंट्रोल है, लेकिन मेजर कंट्रोल है किंगडम का, वो सभा और समिति करते थे। सभा और समिति काफी पावरफुल बन चुके थे। विधाता जो था उसका वो कंप्लीट डिसअवेयर किया हो गया, और सभा का डोमिनेंस किसके द्वारा बढ़ गया? आपको ब्राह्मण्स लोग अब सभा में रहने लगे। वुमेन को अब कोई अलाउड नहीं था सभा में बैठने का, जो कि इससे पहले था, अब ये नहीं था। इसी दौरान आपको सोसाइटी जो है, वर्ण सिस्टम जो है, काफी कॉम्प्लेक्स बन गया और हेरिडिटरी बन गया। बोलने का यह मतलब है, अगर आप शूद्र हो तो आप अब शूद्र जाति में ही रहोगे, आप उससे ऊपर नहीं उठ सकते हो। कास्ट में रिजिडिटी आ गई, और काफी ज्यादा इंटरप्रिटेशन करने लग गया वो लोग वेद को। ओके, कंडीशन जो था वुमेन का वो स्टार्टेड हो गया, डिटोरिएटिंग होना स्टार्ट हो चुका था। ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार डॉटर जो है वो एक सोर्स ऑफ मिजरी है। अब देखो, ये एक ब्राह्मण में लिखा हुआ था, ऐत्रेय ब्राह्मण में लिखा हुआ है कि डॉटर इज अ सोर्स ऑफ मिजरी। मींस अब वो किस तरह का सोच आ गया है इंसानों में, वो आपको दर्शाता है लेटर वैदिक पीरियड में। अब इसके अलावा बात हुई है आपको 4 आश्रम्स की। 4 आश्रम्स की बात हुई थी इस पीरियड में। पहला था ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वनप्रस्थ और संन्यास। तो मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। वनप्रस्थ 0 से लेके 25 साल तक। ओके, इसका मतलब क्या होता है? जब आप गुरु के पास जाओगे विद्या ग्रहण करने के लिए, इस दौरान आपको सेलिबेसी आपको मेंटेन रखना है। दैट मींस आपको ब्रह्मचर्य का फॉलो करना है। ओके, तो ये 0 से लेकर 25 इयर्स का एज है, जहां पे आप गुरु से शिक्षा लोगे अलग अलग विद्याओं में। उसके अलावा अगला पॉइंट है गृहस्थ, गृहस्थ जीवन। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग, गृहस्थ जीवन, जो किस कब से कब तक था? 26 से लेकर 50 साल। तो हर 25 साल का टेन्योर बनाया गया था, एक अंदाजा कि अब जो है आप वो गृहस्थ जीवन में आप अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को समय देंगे और अपने से काम करेंगे और घर का पालन करेंगे। ये था गृहस्थ जीवन।
नेक्स्ट था आपको वनप्रस्थ 51 से लेकर 75 साल तक। अब वन में जाओगे आप, अपनी पत्नी के साथ भी जाओगे और वहीं अब जीवन आप अपना व्यतीत करोगे, क्या करके? भगवान को याद करके। और आखिरी समय होता है संन्यास, जो कि आपको 75 से लेकर 100 साल तक या जब तक आप जिंदा हो उसके बाद आपका चलता है संन्यास, जो क्या है? अब आप सब कुछ छोड़ करके ब्रह्मचर्य का फॉलो करते हुए आप जब तक जिंदगी है आप अपना अलग से सन्यासी बन के रहोगे। तो ये है आपको 4 आश्रम। अगला बात अगर देखूं तो पॉलीगेमी अब फ्रीक्वेंट हो गया, जबकि मोनोगेमी, पॉलीगेमी क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि एक से ज्यादा शादी, उसको हम लोग बोलते हैं, मीन्स एक लड़का अगर एक से ज्यादा शादी करता है, उसकी एक से ज्यादा वाइफ होती है, तो उसे हम लोग कहते हैं पॉलीगेमी। और अगर पत्नी करती है तो उसे हम लोग कहते हैं पॉलीएंड्री। ओके, तो दोनों में अलग अलग शब्द का मतलब है, पॉलीएंड्री और पॉलीगेमी। तो पॉलीगेमी फ्रीक्वेंट हो गया था, लेकिन फिर भी मोनोगेमी को एक वाइफ होने के सिस्टम को आइडियल माना था, लेकिन पॉलीगेमी भी फ्रीक्वेंट था। ओके, नाउ अब जब मैरिज की बात आई है तो कुछ तरह के मैरिज हैं जो कि आपको ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपको, लेकिन कभी ना कभी हो सकता है आपसे पूछा जाए, चांसेस है 100 में एक। लेकिन मैं अगर पढ़ा रहा हूं तो मैं आपको डिटेल में हर एक चीज के बारे में जानकारी दे रहा हूं। मैंने स्टार्टिंग में बताया कि इस वीडियो के बाद आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो ये वीडियो देखो, आप सब कुछ उसमें जानकारी आपको मिलेगी। नाउ हिंदू मैरिज के टाइप में देखा जाए तो पहला है ब्रह्म विवाह, गर्ल को देना डाउरी के साथ, इसे कहते हैं ब्रह्म विवाह, है कि नहीं? अगला है दैव विवाह। दैव अगर प्रीस्ट को दिया गया, अगर पंडित को दिया गया है, ठीक है, उसे हम लोग कहते थे दैव विवाह। दैव है, दिव्य विवाह है ये। ओके, अगला है अर्श विवाह, गिविंग अ गर्ल टू अ मैन आफ्टर एक्सेप्टिंग अ ब्राइड प्राइज। ठीक है, मतलब बोलने का ये मतलब है गर्ल को दो, कुछ प्राइज आपको ब्राइड का देना पड़ेगा, उससे हम लोग कहते हैं अर्श विवाह। एक है आपको प्रजापत्य विवाह, जहां पे गर्ल को देना है बिना कोई प्राइस के, बिना कोई डाउरी के, उसे हम लोग कहते थे प्रजापत्य विवाह। अगला है गंधर्व विवाह, ये क्या था? आपका लव मैरिज, ये था गंधर्व विवाह। असुर विवाह, अगर कोई परचेज गर्ल से शादी किया गया है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग कहते हैं असुर विवाह। एक है राक्षस विवाह, नाम याद रखिएगा, मैरिज विद डॉटर ऑफ अ डिफीटेड किंग, जब राजा किसी से हार जाए या किडनैप गर्ल से उसका शादी करा दिया जाए, उसको हम लोग कहते हैं राक्षस विवाह। एक था पिशाच विवाह, तो नाम से स्पष्ट है आपको, अगर रेप करने के बाद गर्ल से शादी किया जाए तो उसे हम लोग कहते हैं पिशाच विवाह। तो ये सब काफी खराब था। और 2 विवाह है, एक है अनुलोम विवाह, एक है प्रतिलोम विवाह। इस अनुलोम का मतलब होता है, अनुलोम है ये सामान्य है, अगर बॉय हायर कास्ट का हो, गर्ल लोअर कास्ट की हो, शादी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रतिलोम जो किया था गर्ल हायर कास्ट और बॉय लोअर कास्ट, ये इसमें काफी प्रॉब्लम था, और ये प्रतिलोम विवाह कॉमन नहीं था। अनुलोम विवाह तो कॉमन था, लेकिन प्रतिलोम विवाह कॉमन नहीं था, बहुत रेयर था, उसमें इंसान को मार भी दिया जाता था, जो कि अभी भी चलता है कि नहीं? नेक्स्ट, यहां के रिलीजन के बारे में बात करें तो अब अलग अलग गॉड्स को भी इमर्ज करना स्टार्ट हुआ है, जैसे कि प्रजापति, ब्रह्मा, जिसे हम लोग कहते हैं ब्रह्मा, क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स। अगला विष्णु, प्रोटेक्टर ऑफ यूनिवर्स, और रुद्र, ये तीनों मेन गॉड हो गए, जिसको हम लोग कहते हैं त्रिदेव। आपको सुने होंगे आपने, त्रिदेव, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो वही है रुद्र, जिनको बोला गया शिव बोला गया, महेश बोला गया। ये गॉड ऑफ एनिमल्स है, जिसको हम पशुपति बोले। कहां पे? आपको कॉपर मीन्स ये, सॉरी, अगर कॉपर एज हो गया या फिर आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, इसमें क्या हुआ? प्रजापति का पूजा होता था, तो ये क्या हो गया? आपका रुद्र हो गया, त्रिदेव। रुद्र को हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रॉयर ऑफ यूनिवर्स भी। ओके, और यहां की पॉटरी कैसी थी? तो भाई पेंटेड ग्रेवेयर PGW, आपको पता ही है कि अब कब से 1000 से लेके 600 BC तक मैंने आपको पॉटरी के बारे में बताया था, कहां कहां कौन सी पॉटरी, जो मेरे फर्स्ट वीडियो जो है उसमें आप देख सकते हो ये चीज पॉटरी के बारे में। तो पॉटरी पेंटेड ग्रेवेयर PGW इसमें यहां पे देखने को मिलता है। उसके बाद NPPW जो है, ठीक है, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर, वो आपको देखने को मिलेगा महाजनपद में, है कि नहीं? अब कुछ टर्म्स
जो कि ऋग्वेदिक पीरियड में इंपॉर्टेंट है। और आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, कभी कभी क्वेश्चन आपको आता है, कुछ क्वेश्चन आपको आ भी चुका है, जैसे कि ये जो वेकनाट है, ये क्वेश्चन आपको आया हुआ है एग्जामिनेशन में। वेकनाट को लोग कहते हैं मनी लेंडर। नीवी, ऐसा वस्त्र जो वेस्ट के बिलो पहनते हो उसे हम लोग कहते हैं नीवी। वशास, इसे हम लोग कहते हैं ऐसा कपड़ा जो ऊपर पहना जाता है कमर से। अगला है तक्ष, तक्ष को बोलते हैं कारपेंटर। कर्म, कर्म को बोलते हैं मेटल वर्कर। और अड़ित्री, इसे हम लोग कहते हैं बोटमैन। तो ये था आपको आज का वीडियो, जिसमें हम लोग ने वैदिक एज के हर एक पॉइंट को डिस्कस किया है। मुझे उम्मीद है कि हर एक पॉइंट डिस्कस हो गया है। अगर कुछ भी छूटा हो तो मैं इसे PYQs के माध्यम से आपको समझा दूंगा, लेकिन इतना तो उम्मीद है मेरा कि एक भी टॉपिक आपका नहीं मिस हुआ है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, क्योंकि इसमें काफी मेहनत लगी है, हर एक कंटेंट को जोड़ के लाना आपके लिए काफी टफ है, इसीलिए आपका सपोर्ट ही हमारे लिए एक मोटिवेशन में काम करेगा कि और अच्छी तरह से हम लोग वीडियो बना सके। तो आपका प्यार इस तरह आप देते रहो, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। और कमेंट करो, कमेंट करना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे मुझे पता चलेगा कि आपने वीडियो देखा तो आपने क्या क्या समझा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।